का नाम है कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें दो शब्द हैं, एक परम्यूटेशन, दूसरा शब्द है कॉम्बिनेशन। आज हम दोनों में से किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, इनके क्या मतलब है हम क्लास नंबर 3 में बात करेंगे। ये टुडेज क्लास नंबर 1। आई गिव यू डीपीपी टुडे एज अ होमवर्क। आप अपने आप करोगे, आपका मन करेगा करने के लिए, वो इतने बढ़िया डीपीपी, ठीक है, वो करके आओगे, फिर हम उसके बाद हम चीजों को करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक इस पूरे चैप्टर के अंदर में जिसको बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो बेसिकली इस चैप्टर में सीखने क्या वाले हैं, हम इस चैप्टर में ये सीखने वाले हैं गिनती कैसे गिनते हैं, काउंटिंग कैसे करेंगे, एलिगेंट वे काउंट करने का इस द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। एलिगेंट वे ऑफ काउंटिंग, एलिगेंट का मतलब समझते हैं, एक अच्छा तरीका। एग्जांपल के तौर पे मैं एक सिंपल सा गणित की बात करूं, एक रो में 10 बच्चे बैठे, दूसरी रो में 10 बैठे, तीसरी में 10 बैठे। एक गिनने का तरीका है, एक एक जाकर के सब पे गिनो, 30 बच्चे हो गए, एक तरीका। दूसरा तरीका गिनने का, 10 यहां है, 10 यहां है, 10 यहां है, 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 30। तीसरा तरीका, 10 10 10, 10 इंटू 3, खत्म। वैसी बात है, तीनों में से सबसे कम टाइम किस में लगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 में। और हमें यही सीखना है इस चैप्टर में, काउंटिंग करने का तरीका से। क्लियर होगी बात। अब इस चीज को सीखने के लिए मैंने कहा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात। ये प्रिंसिपल फर्दर दो भागों में बटा है, इसको बोला जाता है एफपीसी, इसको बोला जाता है एफपीएम और एफपीए। एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक, एक एडिशन का प्रिंसिपल है, एक मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल है, तीसरा और कोई प्रिंसिपल काउंटिंग में इस्तेमाल यहाँ नहीं होता। ध्यान होगी बात। अब मैं एक केस की बात कर रहा हूं, आपसे ध्यान से सुनेंगे। इन की डेफिनेशंस क्या है, विल टॉक अबाउट देम लेटर। पहले मैं अब अपना पेन ड्रॉप कर दे, आराम से मेरी बात सुनेंगे, फिर मैं बताऊंगा। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसकी डेफिनेशन अलग लिखाऊंगा, इसकी डेफिनेशन अलग लिखाऊंगा, फिर उसके बाद ये बातें लिखते। अभी कुछ भी मत लिखते, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, ठीक है ना। आप इधर ध्यान देंगे बोर्ड पे, केवल एक क्वेश्चन है एक केस में, ठीक है। लेट अस से ये कोई एक स्टेशन ए है, लेट अस से कोई ये स्टेशन बी है, और लेट अस से कोई ये स्टेशन सी है। ए बी सी, ये 3 स्टेशन है। लेट अस से कोई एक पर्सन है, वो ए से बी पर जाने के लिए उसके पास 4 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। यानी ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो वो बाइक से जा सकता है, या वो कार से जा सकता है, या वो साइकिल से जा सकता है, या वो हवाई जहाज से जा सकता है। ऐसे मान ये 4 ऑप्शन है, बंदे की मर्जी है मैं कैसे जाऊं ए से बी पर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के आर से उसको करनाल जाना, ये उसके बाद 4 रास्ते, 4 तरीके उसके, 4 ऑप्शन है, जिस जो मर्जी उसकी जैसे मर्जी जाए, ये बात खत्म हो गई। फिर यहां से यहां जाने के उसके पास 3 अलग अलग ऑप्शन है। करनाल से दिल्ली जाने के उसके पास 3 अलग अलग ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन हो सकता है, वो स्कूटर से जाए, हो सकता है वो किसी और चीज से, और किसी और चीज से, ठीक है ना, उसकी मर्जी है, पैदल जाए, जैसे मर्जी जाए उसकी मर्जी। यहां से यहां जाने के 4 ऑप्शन, यहां से यहां तक जाने के लिए 4 अलग अलग ऑप्शन। अब मेरा सवाल क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अ पर्सन हैज टू गो फ्रॉम A to C via B. You got to find the possible number of ways. कितने ऑप्शंस हैं, कितने तरीके हैं उस पर्सन के पास A से C पर जाने के लिए वाया B। अंडरस्टूड है,
ए से पहले बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा, और कोई तरीका नहीं। सोच के बताओ क्या आंसर है। सिंपल गणित का सवाल है, सिंपल। क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा? विद रीजन बताएगा, बिना रीजन के नहीं बताएगा कोई भी। बताइए, बोलो। तो क्या आंसर? 12। क्यों 12? मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया हमने? कारण क्या है? परफेक्ट बात है। देखो इन्होंने क्या समझाया, सर इसका आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 12। क्यों आया? इसका कारण इन्होंने कहा कि सर लेटस से, प्लीज बिना समझे आगे मत मुझे जाने दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कोई भी बच्चा कि यार इसने आंसर दे दिया, लग रहा है सबको समझ आ गया, मुझे ही नहीं आया। भाई बुद्धू, अरे नहीं सब बुद्धू, रुक जाओ 4 क्वेश्चन के बाद पता लगता है। समझ आ रही होगा? टेंशन बिल्कुल ही ले ली इस बार, बिल्कुल फील फ्री टू आस्क एन नंबर ऑफ टाइम्स। ए से बी पर लेटस से वो बंदा इस रास्ते से गया, लेटस से रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, रूट नंबर 4। मैंने R1 R2 R3 R4 फिर मैंने कहा ये O1 O2 O3, मैंने ऐसा माना। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो मर्जी नाम दे सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं लेटस से वो गया पहले R1, ए से लेकर के बी पर R1 से पहुंचा, ठीक है। अब जैसे वो बी पर पहुंचा, उसके पास 3 ऑप्शन, 1 2 3, O1 O2 O3। यानी अगर मैं उसकी जर्नी की बात करूं, R1 O1 कर सकता है, R1 O2 कर सकता है, R1 O3 कर सकता है। तो ये 3 तरीके हो गए, ये एक केस हुआ। अगला केस, वो ए से बी पर वाया R2 जा रहा, ऑप्शन नंबर, रूट नंबर 2। फिर से उसके पास 1 2 3, O1 O2 O3, यानी R2 O1 R2 O2 R2 O3। फिर से ये 3 तरीके। फिर वो कह रहा है नहीं जी, वो तो बी पर जाने के लिए जी, वो कह रहा है R3 का इस्तेमाल कर रहा है। फिर से उसके पास 1 2 3, O1 O2 O3, यानी R3 O1 R3 O2 R3 O3, या फिर R4। फिर से बी पर गया, और बी पर जाने के बाद 1 2 3, O1 O2 O3, यानी R4 O1 R4 O2 R4 O3। 3 + 3 + 3 + 3 निकल के बाद, ये तरीका है उस बच्चे का यहां से सी पर था। ये सिंपल मैंने गिन करके दिखा दिया आपको तरीका। और इस डायग्राम को बोला जाता है ट्री डायग्राम। ये आपको स्कूल के लिए काफी होगा, जे के लिए नहीं लगती ट्री डायग्राम। लेकिन क्या ये बात समझ में आई? ऑब्वियस सी बात है, अब अपने आप सोच करके देखो कि ये तो यहाँ 4 तरीके थे, यहाँ 3 तरीके थे। अगर यहाँ 40 होते और यहाँ 50 होते, ये डायग्राम बनाने में तो बहुत ज्यादा ऐसी तैसी हो जाती, बहुत टाइम कंजप्शन हो जाता। तो इसका एक वे आउट क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो क्या कहता है? वो लॉजिक है और रट्टाफिकेशन है। वो ये कहता है कि इस पूरे टास्क को कंप्लीट करना, टास्क है ए से सी पर, टास्क क्या है? ए से सी पर। ए से सी पर जाने के टास्क में 2 ऑप्शंस, 2 इवेंट्स इन्वॉल्व है। ऑप्शन में 2 इवेंट्स इन्वॉल्व है। पहला इवेंट है ए टू बी जाना, पहला इवेंट है ए से बी जाना, एंड दूसरा इवेंट है बी से सी जाना। I'm using the word and here. I'm using the word and here. And का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। मतलब तो मतलब ए से बी पे जाना एंड बी से सी पे जाना मर्जी नहीं है। ए से बी जाना एंड बी से सी पर जाना मर्जी किसमें है? बी से सी पर जाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना। पर पक्का है ए से बी जाना एंड बी से सी जाना। टोटल टास्क कंप्लीशन के लिए 2 इवेंट्स है, ए से बी जाना एंड बी से सी जाना, दोनों को कंप्लीट करना है।
तो पहले टास्क को कंप्लीट करने के लिए 4 तरीके, अगले को करने के लिए 3 तरीके, क्योंकि एंड इन्वॉल्व है तो मल्टीप्लाई करोगे, इस वजह से टोटल तरीके 12 आए। ये मतलब होता है FPM का। समझ आई मेरी बात के लिए? पक्का क्लियर? 100% क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताइए। पक्का क्लियर? 100%? देखिए डेफिनेशन बाद में लिखा दूंगा, अब ये लिख ले, एफ एग्जाम्पल और FPM, ये लिखो, पूरी बात लिखो। आपको लगेगा कि मैंने ये एक एक चीज बारीकी से डिटेल में बता रहा हूँ, इसकी तो जरूरत भी नहीं, सबकी जरूरत पड़ेगी। अभी 2 4 5 क्वेश्चन हो जाने तो आपको अपने आप समझ में आएगा सर ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है, एंड दे आर रियली वेरी हेल्पफुल। आराम से लिखिएगा, एक एक बात लिखिएगा, बहुत बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। जूता लगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए सर ये फटाफट लिखो। बोला शुरू करें। अब एक और केस की बात, दिया ध्यान से बोर्ड को देखो। मान लीजिए कोई एक स्टेशन है, ठीक है ना, लेट्स से रेलवे स्टेशन है, कोई भी स्टेशन है, ठीक है ना। तो
कोई पर्सन यहाँ खड़ा है और इस स्टेशन से इधर की तरफ जाने के चार रास्ते, चार अलग अलग दरवाजे, और इधर से इधर की तरफ जाने के अलग अलग तीन दरवाजे। ठीक है, जो बंदा खड़ा है एकदम से स्टेशन पे आ गया, उसको जान बचानी आ गया, उसके पास कितने ऑप्शन है अपनी जान बचाने के? 7 है कि 12 है? 7 है कि 12 है? आप में से किसी एक का आंसर 12 है क्या, किसी एक भी बच्चे को? पक्की बात है? कितना आंसर होगा? 7। तो क्योंकि आपने काउंट कर लिया 4 और 3 7, ऐसा कह, या मैं ऐसा कह लूं 3 + 4 = 7, क्योंकि मैंने प्लस किया। क्यों किया? और की बात आ रही है, या तो इधर भागेगा या उधर भागेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं जब और होता है उसका मतलब एडिशन, और का मतलब एडिशन। मैं ये नहीं कह रहा इधर भी जाना है एंड इधर भी जाना है, या तो इधर जाना है, इधर जाना है तो ऑप्शन है 4, इधर जाना है तो ऑप्शन है 3, दिस और दिस बीच में आ गया प्लस। क्या ये बात समझ में आई? पक्के से क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर? 100% ओके? ऑप्शन है या तो इधर या उधर। तो हमने कहा और, या का मतलब और का मतलब प्लस, तो ऐड करेंगे। चलो की बात है। दिस इज एन एग्जांपल बेस्ड ऑन FPA। अब हम डेफिनेशन करें। यहाँ पर हमने एडिशन की बात करी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब अगले एग्जांपल पे, अब इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस पे मैं शुरू करें डेफिनेशन। पहले लिखो FPM की डेफिनेशन। FPM की डेफिनेशन बोलना शुरू करो। लिखो, if an event can occur, if an event can occur in n different ways, if an event can occur in n different ways, following which another event, following which another event can occur, following which another event can occur in n different ways, following which another event can occur in n different ways. पहले m था, अब n है। Then the total number of ways of, then the total number of ways of simultaneous occurrence, total number of ways of simultaneous occurrence of both the events, simultaneous occurrence of both the events in a definite order, in a definite order is given by m multiplied by n. In a definite order is given by m multiplied by n. इस पूरी लाइन में एक वर्ड लिखा साइमल्टेनियस, उसको डबल अंडरलाइन करो। डेफिनेट ऑर्डर को डबल अंडरलाइन करो, डेफिनेट ऑर्डर को डबल अंडरलाइन। मैंने क्या, एक बार इसको पढ़ो जो मैंने लिखा है, क्या हर बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m अलग अलग वेज, फॉलोइंग विच, उसको फॉलो करता हुआ एक और इवेंट है n अलग अलग वेज में किया जा सकता है। तो दोनों इवेंट्स को एक साथ
एक ऑर्डर में करने के m मल्टीप्लाइड बाय n वेज हैं, यानी टास्क वन, इवेंट वन m तरीके, इवेंट टू n तरीके, टोटल टास्क इवेंट वन एंड टू होगा तो मल्टीप्लिकेशन करना अनिवार्य है। क्लियर हुई बात के नहीं हुई? समझ आई बात? सबको क्लियर है? पक्का? पक्का। अब एक और लाइन लिखो नीचे, द अबव प्रिंसिपल, the above principle can be extended, the above principle can be extended to any number of events. The above principle can be extended to any number of events. मतलब क्या है? सोच के देखो, मान लीजिए मैंने कहा ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, ये सी स्टेशन है, ये डी स्टेशन है। ए से बी पर जाने के 4 पॉसिबिलिटी, बी से सी पर जाने के 3 पॉसिबिलिटी, सी से डी पर जाने के 4 पॉसिबिलिटी। बंदे को ए से डी जाना है वाया बी सी एंड डी, यानी ए से बी जाना है एंड बी से सी जाना है एंड सी से डी जाना है। ए से बी के 4 तरीके, बी से सी के 3 तरीके, सी से डी के 4 तरीके, मल्टीप्लाई कर दो 48 वेज आंसर आ जाएगा। एंड की बात आ रही है। समझ आई बात? हर्षिता क्लियर है बात? तन्वी समझ में आ रही बात? पक्का? 100% क्लियर है बात? ये ए से बी एंड बी से सी एंड सी से डी, इसमें जरूरी है 2 इवेंट थे। ए से बी जाना एक इवेंट, बी से सी जाना अनदर इवेंट, सी से डी जाना अनदर इवेंट। इन 3 इवेंट्स की बात हो रही है। तो पहले के 4, अगले के 3, अगले के 4 मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एंड की बात आ रही है। जितने मर्जी इवेंट हो सकते हैं, 2 या 3 या 4 या 5 जरूरी नहीं है, जितने मर्जी होंगे सब में ऐसा ही काम करेंगे। क्लियर होगी बात? पक्का समझ आया? कोई कंफ्यूजन इसमें? डन होगी बात? अब लिखो एफ पी ए, अनदर डेफिनेशन। एफ पी ए लिखना शुरू करो। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways, if an event can occur in m different ways and another event can occur and another event can occur independently, and another event can occur independently in n different ways, then another event can occur independently, independently को डबल अंडरलाइन कर लीजिएगा, independently in n different ways, then either of the event, then either of the event can occur in, then either of the event can occur in m plus n different ways, then either of the event can occur in m plus n different ways। दोनों में से कोई भी इवेंट को करने के m प्लस n तरीके हैं। और की बात हो रही है, मैंने इस्तेमाल करा वर्ड इंडिपेंडेंटली। ध्यान से देखो, ये केस था, एक बंदा खड़ा है स्टेशन पे, उसको उधर भागना है, 4 ऑप्शन है, या इधर भागना है, 3 ऑप्शन है। उधर के दरवाजों का इधर के दरवाजों से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है। उधर भागना इज इंडिपेंडेंट ऑफ इधर भागना। मेरी बात समझ में आई क्या? पक्का क्लियर है? तो और आएगा तो ऐड करेंगे, एंड आएगा तो मल्टीप्लाई। ये आपने अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी सीखा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जितनी अभी तक बात पढ़ चुके हैं, मेजर चैप्टर इसी डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। जो दो चार फॉर्मूले हैं भी इसमें, वो लॉजिक है प्योर। वो लॉजिक कहां से आया? इसी डेफिनेशन के बेस पे आया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेस पे आया। क्लियर है? अब हम क्वेश्चंस करना शुरू कर रहे हैं। अब दिमाग लगाना शुरू करेंगे। पहला सवाल लिखो। और मैं पहले बता दूं, इस चैप्टर में बहुत सारी डिटेल में चीजें पढ़ने वाले हैं। आपकी स्कूल की किताब में बहुत कम चीजें हैं, यहाँ इतनी सारी चीजें। तो डिटेल में कब पढ़ता चलेंगे आगे आगे, जब पिछला पिछला समझ में आता चले। हमारा ऑर्डर वहां से बहुत डेविएट होगा, ठीक है ना? तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा अलाइन करने की, जितना एक्सेप्ट कर सकते हैं धीरे धीरे करते चलो। क्लियर? पहला सवाल लिखो जी जरूर। क्वेश्चन नंबर 1। ये एक सिनेमा हॉल है, मान लेंगे 1 2 3 4 5, D1 D2 D3 D4 D5, और ये आपके सामने स्क्रीन लगी, और ये 5 दरवाजे हैं, D1 D2 D3 D4 D5। ठीक है, 5 दरवाजे हैं। किसी भी दरवाजे से एंट्री या एग्जिट सिनेमा हॉल में की जा सकती है। आपकी मन मर्जी की मूवी लगी है स्क्रीन पर। ठीक है, क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। रियलिस्टिक आएंगे सारे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे यहाँ सारे के सारे। तो बोला शुरू करो पहला क्वेश्चन। लिखो लिखो लिखो। बोले जी, लिखो पहला सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच, find the number of ways in which a person can enter and leave the cinema hall. Person can enter and leave the cinema hall by a different door. By a different door. तरीके बताओ। Enter and leave the cinema hall by a different door. Answer with reason. अरे बिंदास खेलो, डरना डरना नहीं है इस चैप्टर में। कोई इज्जत बेइज्जती है ही नहीं। कितने? 20 कैसे? 25 कैसे? 5 into 5 कर देंगे। अच्छा, आपने क्या कहा? उसको छोड़ करके वापसी फोर से आए। हाँ जी, आपका आंसर 5 कैसे? एक ही बार में हो जाएगा। अच्छा, गया अंदर वापसी नहीं आएगा, अंदर बंद हो गया है। अरे 20, कितने लोग कह रहे 20? कितने लोग कह रहे 5? कितने लोग कह रहे 25? कितने लोग कह रहे कुछ भी सही से लगा लो? इज वेरी ऑनेस्ट, इज वेरी ऑनेस्ट, रुद्र बिल्कुल ऑनेस्ट है। तो आंसर है 20। यार अंडरस्टूड है, अंदर जाना और बाहर भी तो आना है, क्या थोड़ा ना करना है। अंदर जाने के कितने ऑप्शन है? 5। और बाहर आने के, जिस दरवाजे से अंदर गया उससे बाहर नहीं आएगा, तो 4 ऑप्शन है। 5 into 4 = 20। समझ में आई क्या? ठीक है, दिया समझ में आएगा। एंटर एंड लीव द सिनेमा हॉल बाय डिफरेंट डोर। जिस दरवाजे से अंदर गया उस दरवाजे से बाहर नहीं आना। क्लियर हो गई बात? सेकंड पार्ट लिखो।
द पर्सन कैन एंटर, इसका रीजन अपने आप लिखते रहेंगे, इसको लिखते जाओ वेज टू एंटर, और लिखते जाओ वेज टू एग्जिट। डन होगी बात। सेकंड पार्ट है द पर्सन कैन एंटर एंड लीव बाय एनी डोर। आंसर फाइव आएगा, और अंदर जाने के 5 तरीके और बाहर आने के भी 5 तरीके। एक दो जरा 5 इंटू 5 25, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंदर जाना एंड बाहर आना है, और की बात नहीं है। क्लियर होगी बात। तीसरा पार्ट लिखिए द पर्सन कैन एंटर बाय, द पर्सन कैन एंटर बाय D1 or D2, the person can enter by D1 or D2 and leave by and leave by D3 or D4 or D5. The person can enter by D1 or D2 and exit by D3 or D4 or D5. आंसर 6 आएंगे। अंदर जाने के कितना ऑप्शन? 2। बाहर आने के कितना ऑप्शन? 3। 2 इंटू 3 6। ये एंट्री के ऑप्शन है और ये एग्जिट के ऑप्शन है, क्योंकि स्पेसिफाइड है अंदर भी जाना है और बाहर भी आना है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है लिखा हुआ है। डन होगी बात में। बहुत बढ़िया, तब तक समझ में आती है। अगला क्वेश्चन बोलना शुरू करें। यहाँ तक मैं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक कोई ना राइम, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी, नर्सरी केजी क्लास में राइम हुआ करती थी तो ठीक है, वो राइम में नहीं है लेकिन क्वेश्चन का एसेंस वही है। और इसमें एक जेंटलमैन का जिक्र किया। उस जेंटलमैन को हम एक रुद्र को मान सकते हैं, वो जेंटलमैन, क्योंकि उसकी एक खासियत है। क्या खासियत है लिखना शुरू करो। लिखो आई मेट अ जेंटलमैन, लिखो जरा आई मेट अ जेंटलमैन विद 7 वाइफ्स। ये जेंटलमैन की खासियत है। रुद्र ठीक है, रुद्र इज हैप्पी, Rudra is happy to say that he's a gentleman. He is a gentleman because he has 7 wives. हाँ 7 बीवियां, हिंदी में समझा देता। 7 wives. Rudra happy? Yes. Very happy. रुद्र आज तक नहीं बोला किसी सवाल या जवाब में, इसमें he is so excited to say this. He feel proud of. आगे each wife has 7 bags. Each wife has 7 bags. रुद्र थोड़ा कंफ्यूज हुआ। Each wife has 7 husbands तो नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला जा रहा, तो परेशान हो जाते हैं। Each wife has 7 bags. Each bag has 7 cats. Each bag has 7 cats. Each cat has 7 kittens. बिल्ली के बच्चे। Each cat has 7 kittens. Question है how many kittens are there in total? How many kittens are there in total? ये क्वेश्चन सोच के बताएंगे। रुद्र को तो आंसर पता है। 7 की पावर 4। क्यों भाई, समझा जरा मुझे। समझाओ समझाओ। दोबारा बोलो। हाँ क्यों मल्टीप्लाई किया, सवाल ये बाय बाय मल्टीप्लिकेशन रीजन। पहले स्टार्ट की थी फिर उसके बाद उसके साथ में तो सेपरेट हो गई। सेपरेट हो गई।
क्या कह रहा है? इसको पकड़ के पीट दियो क्लास के बाद, ठीक है? हाँ जी, बोलो। 7 की पावर 4 आंसर आएगा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं 7 पर 4 आएगा? सारे एग्री कर रहे हैं, रुद्र को छोड़ दो। रुद्र, क्या आंसर लग रहा है तुझे? Yes sir, I don't know the answer. I am a gentleman. ये लग रहा है, ठीक ठीक लगा लो। आंसर तो यही है, रीजन बता। देखो, लेट्स टॉक अबाउट एक वाइज पर्सपेक्टिव बात करते हैं, है ना? हर मतलब 7 वाइज, ईच वाइज में 7 बैग्स, हर बैग में 7 कैट्स और हर कैट के 7 किटन्स। तो एक वाइफ के कोरस्पॉन्डिंग 7 बैग्स, बैग्स में कैट्स और कैट्स में किटन्स। तो ऐसा 7 वाइफ्स के साथ हो रहा है, तो प्लस 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 7 टाइम्स आएगा, तो उसको इसीलिए इंटू 7 कर दिया। दैट इज द रीजन, द आंसर इज 7 का 4। 7 पर 4 आता है, 2401 आता है शायद, 2401 है। ठीक है, डन हो गया? क्लियर, अंडरस्टूड? चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखे जरा। हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे नेचर बेस, ठीक है ना? देखो, अ मैन हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हैज 5 shirts, 5 trousers, 5 caps. 5 shirts, 5 trousers, 5 caps. How many, next is the question, how many different outfits can he make? How many different outfits can he make if each outfit consists of a shirt, a trouser and a cap? 5 into 5 into 5 आएगा, क्योंकि एक 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 सब में से लेना है, एंड की बात आ रही है, तो 5 की पावर 3, आंसर इज 125। परफेक्ट, अंडरस्टूड है ये बात? चलो बहुत बढ़िया, क्या कभी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और हाउ मेनी, हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed, how many 3-digit numbers can be formed using the digits, 1 2 3 4 5, using the digits 1 2 3 4 5 without repetition? ये पहला केस है विदाउट रेपिटेशन, और सेकंड पार्ट है विद